हेलो माय नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप कि तुम्हारी स्टडीज प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज जो मैं चैप्टर तुम्हारे सामने लेके आई हूँ वो काफी इजी चैप्टर है। इनफैक्ट आज मैं दो चैप्टर्स एक साथ लेके आई हूँ। एक है आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दूसरा है मिनरल न्यूट्रिशन। दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, तो इनकी जो सेलेक्टिव 25 क्वेश्चंस हैं आज हम वो आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम सब रेडी हो आज वाला इस सीरीज को करने के लिए भी। तो अपनी कॉपी पेंसिल बिल्कुल पहले से ही निकाल के बैठ जाओ और साथ साथ मेरे साथ अटेम्प्ट करो। ओके, तो चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a feature of active transport of solutes in plants। देखो ये 2019 में ही पूछा गया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के कुछ इस तरह की चीज पूछी जाती है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट नहीं है। हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ये पता होना चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है। जब एक बार भी बेटा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, इसका मीनिंग है कि ये एक अपहिल प्रोसेस है, राइट। दूसरी, हम एनर्जी किस चीज के लिए यूटिलाइज करेंगे, जब हमें कोई बहुत ही सेलेक्टिव चीज लेनी होगी, राइट, तो हम उसे प्रोटीन चैनल्स के थ्रू भी पास ऑन करा रहे होंगे। यहाँ पर ऑप्शन चेक करो। अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल ये इसका फीचर है। नॉन सेलेक्टिव, ये बात गलत है, क्योंकि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत ही सेलेक्टिव प्रोसेस है। भाई तुम हर किसी को तो पैसिवली आने देते हो, लेकिन किसी सेलेक्टिव गेस्ट को ही तो तुम लाइक कुछ एनर्जी लगा के, कुछ स्पेशली डिक्रम दे के लेके आते हो, कि हर किसी को तुम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके लेके आते हो, नहीं ना। तो ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। ऑफ कोर्स मेम्ब्रेन्स के थ्रू होगा, रिक्वायर्स एटीपी, राइट। आई होप कि समझ में आया होगा। Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? अब दूसरी चीज आपसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की पूछी जा रही है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वही सिंपल ट्रांसपोर्ट था, सिंपल डिफ्यूजन की तरह से ही था, बट यहां पर भी आपको स्पेशल कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। सिंपल डिफ्यूजन क्या था, लाइक हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन चीज ट्रांसफर हो रही थी, राइट। अब हर किसी को आपकी मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही है, वो सेलेक्टिव है, राइट। तो वो स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू ट्रांसफर होने वाला हो, यानी कि हम फैसिलिटेशन करा रहे हैं किसी चीज से, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोल रहे हैं। बट यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा कि ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएगा। अब ऑप्शंस देखो। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, ऑफ कोर्स एक टाइम पे जब मेम्ब्रेन की प्रोटीन सारी यूटिलाइज हो जाएंगी तो ट्रांसपोर्ट सैचुरेट हो जाएगा। अब हिल ट्रांसपोर्ट, ये बात गलत लिखी गई है, क्योंकि यहां पर बेटा डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा ना भाई, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ी हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है ना। रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यस इट इज हाईली सेलेक्टिव। ठीक है, तो आई होप यू गॉट योर आंसर। द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज जीरो। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। वाटर पोटेंशियल लाइक आप देखो, अगर मैं एक बीकर लूं और उसमें मैंने H2O डाल रखा है, ठीक, प्योर वाटर की बात कर रही हूं मैं। अब उनकी अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी जिससे वो मूव कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे उसको हमने जीरो मान रखा है। इसी में तुम कोई सल्यूट अलग से लाके डाल दो, इसमें कोई सल्यूट तुम लाके डाल दोगे तो वो इस काइनेटिक एनर्जी पे हिंड्रेंस पड़ेगा, राइट। तो उस टाइम वाटर पोटेंशियल निगेटिव की तरफ पड़ेगा, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। टू सेल्स A and B are contagious. Cell A has osmotic pressure 10 atm, Turger pressure 7 atm and diffusion pressure deficit
3 ATM। यहाँ पहले लिखो, A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, दोनों एक साथ कंटेजियस है, दोनों में कुछ समान है। सेल A का आपको लिख लेना है ऑस्मोटिक प्रेशर 10 ATM, टर्गर प्रेशर 7 ATM और DPD डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 3 ATM। सेल बी की तरफ डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हें पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव प्रेशर है जो आप सेल के ऊपर अप्लाई करने वाले हो, राइट। यहां पर टर्गर प्रेशर 3 ATM और DPD 5 ATM। बेटा तुमको ये पूछा जा रहा है कि जो ट्रांसफर हो रहा है कि वाटर में कोई मूवमेंट हो रहा है या नहीं। लाइक ए ऑप्शन आपका कह रहा है कि नो मूवमेंट ऑफ वाटर, बी ऑप्शन कह रहा है इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू बन जाएगा, सी कह रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी, या डी बोल रहा है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल बी टू ए। तो बेटा हम बिल्कुल ध्यान देंगे कि जब हाई प्रेशर, जिस तरीके से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चीज बढ़ती है, उसी तरीके से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ भी मूवमेंट होता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, लाइक हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ भी कंटेंट मूव करेगा। दूसरी चीज तुमको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जिसका कम होता है, चीज उधर की तरफ से ही मूव करती है। जैसे यहाँ 3 से 5 की तरफ मूव करेगी, तो आपका क्या रहेगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए टू बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is, वो कौन सा प्रोसेस है जो कि लाइक ये मैं अगर तुम्हें दिखाऊं कि ग्रास ब्लेड्स हैं, वहां अर्ली मॉर्निंग उनसे एक्स्ट्रा वाटर निकल रहा है। अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट नहीं है, ऐसे यूजुअली वाटर जो लॉस होता है प्लांट से वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो रहा होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट यहाँ पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। इस प्रोसेस को बेटा हम गटेशन बोलते हैं, राइट। इस प्रोसेस को वी कॉल्ड गटेशन। बट गटेशन के पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्या चीज इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है रूट प्रेशर। रूट अपना प्रेशर दे रहा है, ऊपर रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, तो वाटर जो निकलना स्टार्ट हो जाएगा यूजुअली इन द मॉर्निंग आवर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, यहाँ पे पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल। जैसे बेटा ये ध्यान दो, ये रूट है लगी हुई, यहाँ पे रूट्स के ईयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर वाटर है। वाटर यूजुअली पैसिवली एब्सॉर्ब होना है, लेकिन हमें इस वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्सॉर्ब करवाने हैं। मिनरल, अब अंदर ऑलरेडी मिनरल है, हमें कुछ सेलेक्टिव मिनरल चाहिए, तो हाई अमाउंट ऑफ मिनरल उस टाइम एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू जा रहा होता है, मिनरल जा रहा होता है। हाँ, उसको बैलेंस आउट करने के लिए फिर वाटर पैसिवली जाता है, लेकिन सिंस ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू स्टार्ट हो रहा है, तो वी से कि रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में तुमसे यहां पर सवाल पूछा गया है। देखो भाई, अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा बिल्कुल स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। बट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड करती है, ठीक। ऑक्सीजन के जो रेशियोज अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहे हैं तो उसके ऊपर स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड नहीं करती है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कॉलम ऑफ वाटर within xylem vessels of tall trees does not break under its weight because of, क्यों नहीं कॉलम ऑफ वाटर ब्रेक करेगा? ये वाटर है, अगर तुमने वो कैपिलरी वाला अगर पढ़ा है तो तुम देखो कि वाटर के अंदर एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, वो 2-3 प्रॉपर्टीज की वजह से डेवलप हो रही होती है। एक कि वाटर के मॉलिक्यूल्स वॉल से स्टिक होके चलते हैं,
उस चीज को हम एडिशन बोलते हैं। दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में रिलेशन है, उसको वी कॉल्ड कोहेशन। एंड ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना एक सरफेस टेंशन डाल रहे होते हैं। तो कोहेशन, एडहेशन and surface tension, these three properties together give water a great tensile strength। तो water column break नहीं होता है और वो continuous ऊपर जाता रहेगा, राइट तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर is responsible for a column of water within xylem vessels of tall trees does not break under its weight। ठीक, अच्छा ये तो बताओ जरा सा चैट बॉक्स में कि xylem vessels कौन से वाले टॉल ट्रीज में मिल रही हैं, जिम्नो में या एनजीओ में? और ये मैं करवा चुकी हूं। 9th क्वेश्चन, इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग। देखो भाई, ये हमने एपिडर्मल सेल्स बना रहे हैं, एपिडर्मिस पे लाइक यहाँ पर कुछ गार्ड सेल्स भी लगे हुए हैं और गार्ड सेल को सराउंड करते हुए सब्सिडियरी सेल्स भी लगे हुए हैं और बाकी अपने रेगुलर एपिडर्मल सेल्स भी लगे हुए हैं। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि कैसे डिफरेंट है गार्ड सेल बाकी के एपिडर्मल सेल से। एक, अगर मैं बताऊं ये गार्ड सेल आपका किडनी बीन शेप का है ना, अगर डाइकॉट में देखें, और अगर मोनोकॉट में देखें तो डंबल शेप का है। इनको सराउंड करते हुए ये तुम्हारे सब्सिडियरी सेल्स थे। गार्ड सेल्स में एक चीज और देखी थी कि गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वहां पर ये क्या लगा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट लगा हुआ है। ठीक, तो एक तो शेप का डिफरेंस रहेगा कि वो इरेगुलर शेप है, गार्ड सेल किडनी बीन शेप है या डंबल शेप है। दूसरी चीज, बाकी के सेल्स में बेटा क्लोरोप्लास्ट नहीं है, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है। तो ये लगा लो अपना करेक्ट आंसर। आओ 10th क्वेश्चन पे, गार्ड सेल्स हेल्प्स इन, बच्चों ये एक्सप्लेनेशन चाहिए। भाई गार्ड सेल टर्जिड है तो ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा हो जाएगी, तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अच्छा यहाँ पे एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सिर्फ ट्रांसपिरेशन ही नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है, CO2 इन O2 आउट। आज क्वेश्चन नंबर 11 पे, द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन do not usually occur in the water column in vessels या tracheids during the ascent of sap because of, अभी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी कि वाटर कॉलम किस लिए ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर, कि वाटर के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन है। ठीक है, वो अपने टेंशन से ऊपर की तरफ वाटर लेके जा रहा है, राइट। हाँ, ट्रांसपिरेशन पुल एक फैक्टर बनता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल उसको स्पेस दिला रहा है, लेकिन कॉलम ब्रेक किसकी वजह से नहीं हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कोहेशन, एडिशन, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन फ्लोएम। अगर मैं बात करूं, ये एक सेल है, ठीक है, यहां पर फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। जो चीज होती है वो बनती है सोर्स पे, है ना, शुगर बन रही है सोर्स पे, डिपॉजिट होने जा रही है सिंक पे। ठीक, अब सिंक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल, सोर्स से सिंक की तरफ और कभी कभी रिक्वायरमेंट पे सिंक से सोर्स की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो वी से कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है दैट इज बाई डायरेक्शनल, राइट। हाँ, जाइलम का ट्रांसपोर्ट कैसा है, इसका आंसर भी आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। The translocation of organic solutes in sieve tube members is supported by, जो sieve tubes होती है उसमें इस तरीके से ना
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है बेटा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को सीव ट्यूब में ट्रांसफर करने के लिए, राइट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आओ मैच द फॉलोइंग आ गया फाइनली, हमारा फेवरेट वाला पोर्शन, जल्दी से मैच करते हैं। कॉलम 1 में कुछ आपको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं और कॉलम 2 में आपको उनकी एक्टिविटीज, उनके फीचर्स के साथ मैच करना है। आप ये देखिए, आप मैच करिए। हो गया? अब मैं करूं। आयरन रिक्वायर्ड फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, जिंक IAA इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस, बोरॉन पॉलन जर्मिनेशन, मैग्नीज भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होगा। हो गया? कहां कहां जाके फिट हुआ है, जल्दी देख लो। ये सी वाले में ना। Which of the following element is responsible for maintaining turgor in the cells? पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा टर्जिडिटी मेंटेन करने के लिए। पोटेशियम इस चीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। जो K प्लस आयन वाली थ्योरी है स्टोमेटा की, उसको रिवाइज करेंगे जाके आप। क्वेश्चन नंबर 16, in which of the following forms is iron absorbed by the plant? फेरिक के फॉर्म में। देखो यहाँ पर आयरन बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन आयरन चाहता है कि वो Fe2 प्लस रेडिली सॉल्युबल है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। Fe2 प्लस जो आपका ये फेरस है उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, लेकिन जब तक वो प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम करता है तब तक वो ऑक्सीडाइज होके Fe3 प्लस बन चुका होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि फेरिक के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। 17th question, a few normal seedling of tomato were kept in a dark room. After a few days they were found to have become white colored like albinos. Which of the following term will you use to describe them? जब कभी ऐसा होता है कि सनलाइट की एब्सेंस हो या डार्क रूम रख दिया जाए, लाइक शेडी कंडीशंस में किसी प्लांट को डाल दिया जाए, उस टाइम वो प्लांट क्या करता है, लाइक ये प्लांट लगा हुआ था अपना पॉट में और आपको ये मिल रहा है कि उसकी लॉन्ग लॉन्ग स्टेम्स जाने लगेंगी, दूर दूर पे कुछ लीव्स आ जाएंगी, येलोइंग हो जाएगी लीफ पे और लॉन्ग लेंथ ऑफ स्टेम चला जाएगा। उस चीज को हम कहते हैं कि उस प्लांट में इटियोलेशन हो गया है, राइट। तो यहां पर भी आप लिखोगे etiolated condition. Which one of the following elements in plants is not remobilized? Plants में भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब लाइक प्लांट की डेथ होने वाली होती है तो वो फिर से रीमोबिलाइज हो जाते हैं। आपको ये पता है बात कि जब प्लांट की डेथ होने वाली होती है तो वो धीमे धीमे अपने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ग्रोइंग एरियाज की तरफ भेजना शुरू कर देता है। बट अगर मैं कहूं कि एक लीफ है वो ड्राई होके गिर रही है और उसकी वेन्स में लाइक वहां पे कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक, तो अब वो तो ड्रॉप डाउन करेगी ना, जो चीज उसके स्ट्रक्चरल एलिमेंट का पार्ट है उसको वो नहीं रिमोबिलाइज कर सकती है। तो कैल्शियम यहाँ पर स्ट्रक्चरल एलिमेंट का पार्ट है, इसलिए वो रिमोबिलाइज्ड नहीं होता है। और बेटा ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन एलिमेंट प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। 4 ऑप्शन है, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, जिंक। मोलिब्डेनम इसका करेक्ट आंसर है। मोलिब्डेनम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, राइट, और वो बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर होता है। उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, वो रूट नोड्यूलेशन में यूज हो रहा है, राइट। रूट नोड्यूलेशन में मोलिब्डेनम आप उसको यूज कर रहे हो, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीज इज रिक्वायर्ड इन, हमने पहले भी चेक करके बताया था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस में मैग्नीज रिक्वायर होता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सल्फर इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन ऑप्शंस ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, सीरियल्स, फाइबर क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स, ठीक। अब ये एग्जैक्टली ऑयल सीड पे जाके मैंने क्यों टिक किया, इसका रीजन जानते हैं। सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। सल्फर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का भी पार्ट है, लाइक आपका सिस्टीन हो गया, सिस्टाइन हो गया, इन सब में सल्फर पड़ रहा है। आपको ये आपने जो आप वो सरसों का तेल खाते हो, मस्टर्ड ऑयल लेते हो यूजुअली, तो ब्रासिकेसी फैमिली से आ रहा है, उनमें एक पंजेंट स्मेल आपको मिलती है। वो पंजेंट स्मेल इज बिकॉज ऑफ द सल्फर, ठीक है। तो ऑप्शन अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑयल सीड, लाइक अगर ब्रासिकेसी से आपको शलजम भी मिल रहा है तो उन सब में भी एक अलग तरह की स्मेल आती है। दैट पंजेंसी इज बिकॉज ऑफ सल्फर। और वो सल्फर वहां उनके ग्रोथ, उनके न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out denitrification. Denitrification एक ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल अगेंस्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के। नाइट्रिफिकेशन के ऑपोजिट प्रोसेस है, वहां पर हम थायोबैसिलस को यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट वो फ्रीली अवेलेबल है सॉइल्स में, और वहां पर थायोबैसिलस अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है कंप्लीट। 23. Which one of the following is a wrong statement? Anabina and nostoc are capable of fixing nitrogen in free living state. ये तो correct statement है। Root nodule forming nitrogen fixers live as aerobes under free living conditions. बिल्कुल। Phosphorus is a constituent of cell membrane. ये बात तो सही है। Certain nucleic acid, certain तो नहीं यूज कर सकते हैं हम, all nucleic acids यहाँ पे यूज करेंगे ना सभी जगह भाई। ये देखो, ये तुम्हारा शुगर हो गया, यहां तुमने बेस लगाया और यहां पर फास्फोरस लगेगा, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड बना और फिर ज्वाइन करके न्यूक्लिक एसिड्स बनेंगे। तो फास्फोरस तो सारे न्यूक्लिक एसिड्स में है। एंड ऑल प्रोटीन, ये गलत है, सर्टेन प्रोटीन्स आप डालोगे। डी ऑप्शन, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर कीमियोऑटोट्रॉफ्स, बिल्कुल सही। तो आपके लिए करेक्ट आंसर सी रहेगा। आते हैं 24th पर। The function of leg hemoglobin in the root nodules of legumes is, leg hemoglobin एक पिंकिश कलर का पिगमेंट है रूट नोड्यूल्स में। रूट नोड्यूल्स में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो कंडीशन चाहिए वो एनारोबिक कंडीशन चाहिए, राइट। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या काम कर रहा है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन को अपने तरफ बाइंड कर ले रहा है। अब देखो ऑप्शन, इनहिबिशन ऑफ नाइट्रोजनस एक्टिविटी नहीं, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ कोर्स, नाइट्रोजन डिफरेंशिएशन नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ निवजीन्स नहीं। तो जो फंक्शन है वो ये है कि वो मैंने जैसे आपको बताया ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग कर रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज। इसमें आप बिल्कुल फ्री लिविंग पे एक्साइट हो जाइएगा और एनारोबिक को ध्यान से नहीं देखिएगा, ये तो नहीं करना बेटा, ठीक है। एनारोबिक बोल रहे हैं तो रोडोस्पिरिलियम आएगा। ये ध्यान देंगे हम कि बीजेरिंकिया और एजोटोबैक्टर दोनों ही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, बट वो एरोबिक कंडीशन में है। यहाँ पे एनारोबिक की बात कर रहे हैं तो रोडोस्पिरिलियम आएगा। और राइजोबियम जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें पता है वो तो सिम्बायोटिक है, वो फ्री लिविंग थोड़ी है कोई, ठीक है। तो आई होप कि जितना तुमने सीखा, जितना तुमने आज समझा, उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी और तुम ट्यून रहो हमारे साथ। हम आगे भी इसी तरह से और क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेके आएंगे डिफरेंट चैप्टर्स से। ओके, सो टेक केयर एंड डू अ लॉट ऑफ स्टडी।